मैं विभा मिश्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। परीक्षा की तैयारी को लेकर आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र जो कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए मैंने तैयार किया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से अध्याय 1 परिचय। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ हम इन प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन भी करेंगे ताकि ये प्रश्न किसी भी प्रकार से आए हमसे बन जाएंगे। तो आरंभ करते हैं। प्रश्न सत्य सत्य के रूप में देखेंगे। पहला है कि आवश्यकताएं हमेशा संसाधनों से अधिक होती हैं। तो ये सत्य है कि हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं, एक से अधिक होती हैं। बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, एक के बाद दूसरे, लेकिन उनकी पूर्ति करते हैं जिनके माध्यम से वो संसाधन कहलाते हैं, वो सीमित होते हैं। जैसे हम किसी परिवार में देखें, परिवार में आय जो होती है वो सीमित होती है, लेकिन उसी सीमित आय से विभिन्न परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी कई आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति की जाती है। इसी प्रकार से उत्पादन के साधनों के अंतर्गत यदि हम भूमि लें, और भी कई साधन है, जैसे भूमि दे, तो भूमि जो संसाधन वो सीमित है, लेकिन उस भूमि के माध्यम से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, उसको विभिन्न प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये हम सत्य देखेंगे कि आवश्यकताएं हमेशा अधिक होती हैं और संसाधन उसकी तुलना में कम होते हैं, यानी आवश्यकताएं हमेशा संसाधनों से अधिक होती हैं, ये सत्य है। प्रश्न दूसरा, हमारे संसाधन सदा आवश्यकताओं से अधिक होते हैं। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि अब बोल रहा है कि संसाधन सदा आवश्यकताओं से अधिक होते हैं। तो अपन ने ऊपर देखा था कि संसाधन कम होते हैं, आवश्यकताएं अधिक होती हैं। अब संसाधन सदा आवश्यकताओं से अधिक होते हैं, तो ये असत्य है। फिर तीसरा, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ये सत्य है कि जो भी संसाधन होते हैं जिनके माध्यम से हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, यानी उनका प्रयोग हम एक से अधिक रूप में कर सकते हैं। जैसे उत्पादन के साधन के अंतर्गत हम भूमि देखें तो भूमि का प्रयोग हम कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। चाहे तो हम भूमि पर खेती कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम परिवार में यदि जो आय है, उस आय का प्रयोग हम कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो संसाधनों के प्रयोग जो होते हैं वैकल्पिक होते हैं, सत्य है। अगला प्रश्न, एक बार में व्यक्ति की एक से अधिक आवश्यकताएं होती हैं। सत्य है। हम स्वयं अपने ऊपर लें यदि, तो हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं बहुत अधिक होती है और एक ही समय में अनेक आवश्यकताएं होती हैं। हमें लगता है हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो आवश्यकताएं जो होती हैं व्यक्ति की एक से अधिक होती है। अगला, एक बार में एक ही आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। सत्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बार में एक से अनेक आवश्यकताएं तो उत्पन्न होती है हमारे मन में, लेकिन सभी आवश्यकताओं को हम एक ही समय में पूरा नहीं कर सकते। पहले हम एक ही आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। तो एक बार में एक ही आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकते हैं, सत्य है। फिर विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति को उनके प्राथमिकता के क्रम में पूरा किया जा सकता है। सत्य। तो हमारे मन में एक समय में एक से अधिक आवश्यकता तो उत्पन्न होती है, जैसे अभी ऊपर देखा था, लेकिन उन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हम एक साथ नहीं कर सकते, ये भी देखा था। अब हम क्या करते हैं कि उनमें हम प्राथमिकता के आधार पर जो हमें ज्यादा जरूरी होती है, जो हमारी तीव्र आवश्यकता होती है, उसको हम सबसे पहले पूरा करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा। मान लीजिए यदि स्कूल के बाद हम घर गए, हमको जैसे ही घर गए हमको भूख भी लग रही, पढ़ना भी है, खेलना भी है, लेकिन उसमें हम जो ज्यादा जरूरी होगी, मान लो हमको भूख ज्यादा लगी, तो उसको हम पहले नंबर पे पूरा करेंगे, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी आवश्यकता, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इस प्रकार से प्राथमिकताओं का हम क्रम तय करते हैं, उसके बाद हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति को बारी बारी से पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जो आवश्यकता सबसे तीव्र होती है उसे प्राथमिकता के क्रम में उनको सबसे पहले पूरा किया जा सकता है। तभी अपन ने ऊपर देखा था कि प्राथमिकता के क्रम में हम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं? जो तीव्र होती है उसको हम सबसे पहले करते हैं। तो यही प्रश्न है कि सबसे तीव्र आवश्यकता को प्राथमिकता के क्रम में सबसे पहले पूरा किया जा सकता है, तो ये सत्य है। इसके बाद कुछ वैकल्पिक प्रश्न है। वैकल्पिक यानी एक प्रश्न के जो एक से अधिक 4 विकल्प दिए होते हैं उसमें सत्य उत्तर, तो इसमें हमने सीधे केवल सत्य उत्तर लिया। हमें प्रश्न देखना है, प्रश्न का जो सत्य उत्तर है इसको ही हम देखेंगे। यदि हम एक से अधिक प्रश्न उत्तर देखेंगे तो हमारा ध्यान भी भटकता है, तो इसलिए मैंने इसमें केवल जो सही उत्तर है उसको लिखा हुआ है। तो वैकल्पिक रूप में इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। पहला है
कि उस भौतिक समस्या का नाम बताइए जिसके कारण अर्थशास्त्र अध्ययन की विषय सामग्री के रूप में उभरा है। तो इसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या। इसे दुर्लभता की समस्या भी कहा जा सकता है। अब भौतिक समस्या अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री, इसके अंतर्गत अध्याय 1 में ये भी पढ़ा था आपने कि मनुष्य की जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं वह अपने सामान्य जीवन में जो भी कारोबार करता है उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र का किस प्रकार से जन्म हुआ, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनेक होती हैं और संसाधन उसके कम होते हैं, तब विभिन्न अभाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका सत्य उत्तर है कि आर्थिक समस्या या अभाव की समस्या या दुर्लभता है उसके कारण ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ और इसमें अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म इकाइयों का। तो हमें ध्यान रखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम भी हम ध्यान रखेंगे माइक्रो, MICRO। तो माइक्रो से जिस प्रकार से माइक्रोस्कोप यंत्र, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, तो इसमें सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की सूक्ष्म छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समष्टि यानी मैक्रो अर्थशास्त्र, जिसे हम बृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इसका उत्तर है अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाइयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बड़ी इकाइयां भी कह सकते हैं हम, समग्र इकाइयां भी कह सकते हैं, सामूहिक भी कह सकते हैं, बृहत भी कह सकते हैं। तो समष्टि यानी बृहत अर्थशास्त्र और व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखेंगे क्या उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है। तो इसका उत्तर है जहां समग्र उपयोगिता अधिकतम हो। तो ये अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। तो इसके अंतर्गत एक समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो जब विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या उत्पादन किया जाए, जो उत्पादक होता है वो किस प्रकार से निर्णय करे कि हम क्या उत्पादन करें। तो इसका हल है, इस समस्या का हल है कि वह उन वस्तुओं को उत्पादन करे जहां पर की समग्र उपयोगिता अधिकतम हो, तभी तो उसे लाभ होगा। जो वस्तु उत्पादित करेगा वह उपयोगिता के अनुसार वह वस्तु उसकी विक्रय होगी और उसे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो वो समाज की अधिकतम उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ही उन्हीं वस्तुओं को उत्पादन करेगा जहां समग्र उपयोगिता अधिकतम हो। अगला प्रश्न, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर है सरकार के द्वारा। केंद्रीय योजनाबद्ध जो सरकार के अधीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं होती हैं, तो मुख्य इसमें सरकार ही होती है। फिर अगला प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर है कीमत तंत्र के द्वारा। कीमत तंत्र के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कीमत तंत्र जो वो मुख्य होता है। अगला प्रश्न, चित्र पे ध्यान देंगे। जो चित्र है वो दो वस्तुओं के संयोग के द्वारा बना हुआ ये चित्र है। तो इस चित्र का से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 7वां, पीपी वक्र बाईं ओर कब खिसकेगा। तो इसका उत्तर है जब संसाधनों का विनाश हो। तो इस चित्र के बारे में हम देखेंगे, दो अक्ष में, एक में वस्तु ली गई है, वस्तु का, और दूसरे में वस्तु खा को लिया गया है। अब इसमें जो विभिन्न वस्तुओं के संयोग के द्वारा ये वक्र बना हुआ है जो कि मूल बिंदु के प्रति नवोत्तर है। अब इस बिंदु में जो भी बिंदु को स्पर्श कर रहा है वो ए बिंदु, ये ए बिंदु पर जो है वो दो वस्तुओं के संयोग हैं। इस बिंदु पर यह दिखाया गया है कि संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग हो रहा है, किंतु बिंदु ई के पूर्व जो बिंदु यू बना हुआ है ये संसाधनों के कम प्रयोग को बता रहा है। इसी प्रकार से वक्र के बाहर जो बिंदु बी बना हुआ है ये अप्राप्य संयोग को बता रहा है। तो इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि पीपी वक्र बाईं ओर कब खिसकेगा। तो यदि बाईं तरफ खिसक रहा है तो यानी अंदर की तरफ, और दाईं तरफ खिसक रहा है यानी बाहर की तरफ। तो बाईं ओर कब खिसकेगा, क्योंकि तब खिसकेगा जब संसाधनों का विनाश हो या संसाधनों का जब कम उपयोग होता है, क्योंकि सही उपयोग कहाँ होगा, जब वो वक्र पर जहां ए बिंदु है। फिर 8वां प्रश्न है कि पीपी वक्र दाईं ओर कब खिसकेगा। तो दाईं ओर यानी जहां वो बी बिंदु है। तो इसका उत्तर है कि जब संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा हो। तो संसाधनों का कुशलतम प्रयोग जो है वो दाईं तरफ और खिसकेगा तो और अधिक प्रयोग हो रहा होगा।
फिर पीपी वक्र मूल बिंदु के प्रति होते हैं, तो इसका उत्तर है नतोदर। तो जो शून्य है, जो जहां ओ एक्स और ओ एक्स मिल रहे हैं, इस पर जो झुका हुआ होता है, ये दिशा कहलाती है नतोदर। फिर अगला प्रश्न, बिंदु ए क्या दर्शाता है? तो बिंदु ए जो वक्र पर बना हुआ है मुख्य बिंदु, तो ये दर्शाता है कि साधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग। बिंदु बी क्या दर्शाता है? बिंदु बी दर्शाता है अप्राप्य संयोग। तो यदि हम दो वस्तुओं के संयोग देख रहे हैं, इस वक्र पर बन रहा है, तो इतने ही वस्तु हैं संसाधन, लेकिन संसाधन और नहीं है। जब नहीं है तो आगे बिंदु नहीं बन, आगे वक्र जो है वो नहीं जाएगा, तो बी बिंदु है जो उस पर संयोग बन ही नहीं पाएगा, तो उसे हम कहेंगे वो अप्राप्य संयोग। फिर बिंदु यू क्या दर्शाता है? बिंदु यानी जो अंदर तरफ जो है, यहाँ पर संसाधनों का अल्प एवं अकुशल प्रयोग ये दर्शाता है। कुछ और प्रश्न हम देखेंगे कि विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, इस बात का अध्ययन किया जाता है। पहले ही अध्याय में सकारात्मक जो आदर्शक अर्थशास्त्र है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका उत्तर है सकारात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र में हम ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत जो विभिन्न कार्यविधियां हैं वो कैसे कार्य करती, किस प्रकार से कार्य करती हैं। जहां हम कैसे की बात करते हैं तो वहां हम कहेंगे कि सकारात्मक। जैसे इसके बारे में हम मांग का नियम एक उदाहरण ध्यान में रखें कि सकारात्मक अर्थशास्त्र यानी मांग का नियम यानी कैसे कार्य करती है। अब मांग का नियम कैसे कार्य करता है? कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध के द्वारा, या कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, कीमत घटती है तो मांग में क्या प्रभाव पड़ता, तो किस प्रकार कार्य करती है वो कहलाता है सकारात्मक अर्थशास्त्र। फिर कार्यविधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं, इस बात का अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को हम आदर्श से लेकर देखेंगे, यानी क्या अच्छा है अथवा क्या नहीं, हमारे अनुकूल है या नहीं, इस बात का अध्ययन किया जाता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसमें हम एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जो सकारात्मक अर्थशास्त्र देखा था, ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, यानी किस प्रकार कैसे कैसे काम करती हैं। तो जहां हम कैसे का कार्य करें वहां विज्ञान आ जाता है, कारण परिणाम होते हैं, किस प्रकार कार्य करती हैं। और उन सिद्धांतों की जांच, वैज्ञानिक स्थितियों की हम जांच करने के बाद हम परिणाम को देखते हैं, वो हमारे अनुकूल है या नहीं, तो वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार से भी हम इनको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 15, कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है एवं कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है, यह उदाहरण है। तो अभी अपन ने देखा था, यह सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। अब सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण कैसे है? तो इसका संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है, क्योंकि ये बताता है कि ये नियम किस प्रकार से कार्य करता है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण, इसी को हम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का कोई एक उदाहरण दीजिए। अब आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हमने देखा था कि इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि ये हमारे अनुकूल है अथवा नहीं, यानी परिणाम सिद्धांत, तो परिणामों का हम आकलन करते हैं, उसके पश्चात हम देखते हैं हमारे अनुकूल है अथवा नहीं है। तो इसमें हम कोई भी ऐसा नीतिगत उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सिगरेट एवं शराब की मांग कम करने के लिए उन पर कर की दर बढ़ा देनी चाहिए। अब सिगरेट एवं शराब पर यदि कर की दर बढ़ा देंगे तो उसका उपभोग भी कम होगा, उसकी मांग भी कम होगी। तो ये हमारे अनुकूल है अथवा नहीं, इसका संबंध आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से है। फिर किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे कहते हैं, इसका उत्तर है अवसर लागत। तो जिस प्रकार से अभी अपन ने उत्पादन संभावना वक्र देखा, तो उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत एक वस्तु की मात्रा को घटाने बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को भी घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं अवसर लागत, यानी किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो वस्तु की मात्रा को छोड़ना पड़ता है वो कहलाता है अवसर लागत। फिर अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के संयोग को बताता है? तो इसका उत्तर है उत्पादन संभावना वक्र जो है केवल और केवल दो वस्तुओं के संयोग को बताता है, क्योंकि हम इसमें मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं। फिर है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से बने हुए वक्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र हमेशा दो वस्तुओं के ही संयोग को बताता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की हमें परिभाषा भी तैयार हो रही है यहाँ। फिर चयन की समस्या का मूल कारण है, इसका उत्तर है संसाधनों की दुर्लभता। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, लेकिन उसकी तुलना में संसाधन जो होते हैं वो कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं, उनका अभाव होता है।
तब व्यक्ति उन संसाधनों में से चुनता है कि किनके द्वारा समाधान करे अथवा ना करें, और यहीं से अर्थशास्त्र का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या या चयन की समस्या। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का मूल यंत्र है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मूल यंत्र है कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका मूल यंत्र कीमत सिद्धांत। थैंक यू।